नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी साल्वे में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हुए। पहला वीडियो है अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, जो बेसिकली आपको ये बताता है कि ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ट्रेंड है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। सेकेंड वीडियो मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसे क्या इवेंट्स हुए थे जिससे इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट मिला। तो उसको हमने बेसिकली 2 कैटेगरीज में पढ़ा, अंडर कंपनी रूल एंड अंडर क्राउन रूल। ठीक है, विद द लास्ट एक्ट बीइंग इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, उसमें उन सारे एक्ट्स को पढ़ने के बाद वो आपका टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस के साथ रिलेट किया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक बार चलो डिमांड, एक राइट तो मिल गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, बट एक्चुअली कैसे बनाया गया। तो पहले क्या चीजें हुई जिससे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बेसिकली वाज द वन व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ऐसे चीजें थी जिसके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आ गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कैसे बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कैसे काम किया, हु वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। फिर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में आ गई, उसके एक साल बाद इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आ गया। तो उस एक्ट की वजह से इस असेंबली में क्या चेंजेस किए गए थे। फिर मेजर और माइनर कमिटीज इस असेंबली की कौन सी थी और उनके कौन चेयरपर्सन थे। देखो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, आइदर दे आस्क यू अबाउट आर्टिकल्स, या फिर वो कौन सी कमेटी का कौन चेयरमैन था, हु वाज द पर्सन, हु वर द मेंबर्स, वो पूछा जाता है। तो आज का जो वीडियो रहेगा, इट विल इंक्लूड ऑल द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कौन मेंबर्स थे, कौन चेयरपर्सन थे, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर अप की जाएगी। फिर हम देखेंगे कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो क्या एनेक्ट, कैसे उसको एनेक्ट किया गया, कैसे उसको एनफोर्स किया गया था, क्या उसके फीचर्स थे। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्यों कैसे क्रिटिसाइज भी किया गया और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, तो टुडेज वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज, एक डिस्क्लेमर बता देती हूँ, बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में याद रखनी पड़ेगी, एक बार में वो याद नहीं हो जाती। सो व्हाट यू सपोज टू डू, बार बार वीडियो को देखो या फिर वीडियो को देख के पॉज करके चीजें याद करो। ठीक है, बट आपको बहुत बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। सो मेक श्योर एवरी वीक यू रिवाइज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो। ठीक है, हर हफ्ते इसको रिवाइज करना। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने आपको बताया था, याद रखना, 1934 में एम.एन. रॉय वाज द फर्स्ट बेसिकली इंडियन कम्युनिस्ट लीडर बेसिकली, जिन्होंने ये आइडिया रखी थी कि हाँ इंडिया को एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिन्होंने बोला कि हाँ इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा। ठीक है, 1934 में। उसके एक साल बाद, इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए। फिर उसके 3 साल बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। देखो इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि बाहर वालों के किसी भी इंटरफेरेंस के बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनाना जाना चाहिए बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिकली क्या होता है, डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, वो बेसिकली ये बोलता है कि ऑल एडल्ट्स ऑफ द कंट्री शुड हैव द राइट टू वोट। ठीक है, जितने भी एडल्ट्स हैं उस देश के, दे शुड हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, जेंडर, क्लास। ठीक है, कोई भी उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हो, 34 में एम.एन. रॉय ने सुझाव रखा, 35 में कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिमांड किया, 38 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटिशर्स का 38 तक कोई रोल नहीं था, और जवाहरलाल नेहरू ने 38 में इतने कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर क्यों किया, क्योंकि 1937 के इलेक्शंस में उनको कांग्रेस बहुत जगह जीत के आया था। ठीक है, प्रोविंशियल इसमें 1940 में अगस्त ऑफर में ब्रिटिश ने फाइनली ये प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया, इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है इंडियंस को अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का राइट मिलना चाहिए। 1942 में, ध्यान से सुनना, क्रिप्स मिशन ने बोला कि ठीक है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आपको राइट मिलेगा, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। बट दिस वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने, क्रिप्स मिशन ने जो सुझाव रखा था उसको रिजेक्ट किया गया।
फिर 1946 में कैबिनेट मिशन, देखो इससे ना मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पॉइंट्स याद, 3 पॉइंट्स आपके यहीं पे याद हो गए कि 1940 में ऑगस्ट ऑफर, 2 साल बाद क्रिप्स मिशन, उसके 4 साल बाद कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने फिर क्या किया, उन्होंने आगे एक ऐसी स्कीम रखी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जिसमें मोर और लेस मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर दिया, एंड देन दैट इज हाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केम इनटू द फोर्स। तो 12 साल का जर्नी है 1934 से लेके 46 तक, और 6 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद रखने, एम.एन. रॉय, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड में इसको याद कर लो। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कैसे डिमांड में रखा गया। अभी हम देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया, एक्चुअली उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी। 389 वाज द स्ट्रेंथ। देखो मैं आपको बोलती हूँ 1946 तक ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इवेंचुअली बाद में क्या बन गया, ये अपना पार्लियामेंट बन गया। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आगे चल के अपना पार्लियामेंट। तो टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का है 389। कैसे 389, ये आपको याद रखना है 389। ब्रिटिश इंडिया के 296 मेंबर्स प्लस प्रिंसली स्टेट्स के 96, टोटल 389। ब्रिटिश इंडिया में 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, 11 गवर्नर प्रोविंसेस के 292 मेंबर्स और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के 4 मेंबर्स। ये काफी फैक्चुअल डेटा है, बट हमें क्या चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, सो आई हैव कवर्ड अप हियर। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे जो पॉइंट्स देखोगे, इन पॉइंट्स के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बन गई, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट मतलब जहां पे अभी भी राजा का रूल था, were to be allotted in proportion to their respective population, मतलब जितना बड़ा प्रोविंस उतना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जितना बड़ा राज्य उनके उतने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होने चाहिए। ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनको भी 3 कम्युनिटीज में डिवाइड किया। कौन से याद रखना, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। जनरल में सारे लोग हो सकते हैं एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स। वापस इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उसको भी ऐसे डिवाइड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो आप देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो भी ये डिविजन्स कर रहे थे कितना कहाँ पे होना चाहिए, इट वाज ऑल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और हर इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। तो जो भी उस कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। कैसे, in the provincial legislative assembly, members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be done by the method of proportional representation by a means of single trans। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जितने आपको वोट्स दिए जाएंगे उतनी आपको सीट्स मिलेंगी बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी देखो जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, एंड इफ दे आर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो एक बेसिकली एक क्वार्टर का क्लासिफाई किया जाता है, एक लिमिट सेट किया जाता है। सपोज अगर किसी ने भी वो लिमिट क्लास नहीं किया, जो भी उस लिमिट को क्रॉस करेगा ही इज इलेक्टेड, पर अगर उस लिमिट को कोई क्रॉस नहीं कर पाता तो क्या करते, जिसको सबसे कम वोट्स मिले, his votes are then transferred to all the remaining 3, तो उसको दे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ये एक्चुअली कैसे किया जाता है दैट विल सी इन द पॉलिटिक, आगे जब इलेक्शंस आएंगे तब वाले इसमें देख लिए जाएंगे। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सिस्टम तब भी था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जब मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे तो कैसे इलेक्ट किए थे, बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स ने नॉमिनेट किया। तो अब देख रहे हो कुछ मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे, कुछ मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे। तो क्या फीचर्स हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो यहाँ पे देखो, दे आर पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कहाँ से, प्रिंसली स्टेट से। इलेक्टेड कहाँ से, प्रोविंसेस से। ठीक है, members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies, जैसे हमने देखा, who were themselves elected on a limited franchise। तो ये भी जो members हैं provincial assemblies के, उनको भी किसी और ने elect किया हुआ है, that is okay। इलेक्शंस कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को तब मेजोरिटी मिली 208 सीट से, फिर मुस्लिम लीग गॉट 73 एंड प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना,
भले ही डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था, फिर भी सारे सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख्स हो, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एसटीज इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शंस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दे कैन आस्क यू इन मोर देन वन ऑप्शन चॉइस क्वेश्चंस इन दिस। तो आपको ओवरऑल इसमें क्या याद रखना है कि कैसे डिमांड रखी गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे, 389, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के भी, पार्टली नॉमिनेटेड पार्टली इलेक्टेड, और भले डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए थे, सारे सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। और ये तो आपको ऑब्वियसली याद रहेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजोरिटी में इलेक्शन जीत लिए थे। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन। With reference to Indian history, the members of Constituent Assembly from the provinces were, provinces से कौन से members थे Constituent Assembly से? Directly elected by the people, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। Nominated by the Indian National Congress, ये भी हमने नहीं पढ़ा, because हमने पढ़ा था कि members elected थे, यहाँ पे word nominated use किया है, नहीं। Elected by the provincial legislative assemblies, हाँ ये लग रहा है, but फिर भी हम option D देखेंगे। Selected by the government, नहीं। तो अभी देखो, भले ही अगर आपको ये ऑप्शन सी इज ऑब्वियसली द राइट आंसर, आपको नहीं पता होता तो आप एलिमिनेशन कैसे करते? डायरेक्टली इलेक्टेड वर्ड था नहीं, तो आप इसको कट करोगे। नॉमिनेटेड भी इंडियन कांग्रेस द्वारा नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स द्वारा था, तो ऑप्शन बी को कट करोगे। सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये भी कहीं पे नहीं था, सो ऑब्वियसली ऑप्शन सी। तो चाहिए आपको ज्यादा फीचर्स याद हो, आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, और यू कैन गो ऑन एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। अभी हमने डिमांड देखा, कॉम्पोजिशन देखा, कैसे असेंबली ने काम किया देखते हैं। फर्स्ट मीटिंग याद रखना, इट वाज हेल्ड ऑन December 9। इलेक्शंस कब हुए? अगस्त, जुलाई, अगस्त। मीटिंग कब हुई? December 9, 1946। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड इट। उनको 73 सीट्स मिले थे, दे वर सेकंड इन नंबर, बट स्टिल दे बॉयकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे वर्किंग के लिए सबसे बेसिक प्रिंसिपल था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, उसके ऊपर हम आएंगे, पर पहले लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर्स देख लेते हैं। अगर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर एंड ही वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। एक्चुअल प्रेसिडेंट अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा हु वाज द प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर होना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था December 9, 1946 में, तब भी उस दिन चेयरपर्सन कौन थे उस मीटिंग के? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट्स कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? दो लोग, एच.सी. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक चीज, अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बाद, ध्यान से सुनना। December 13, 1946 में जवाहरलाल नेहरू moved the historic objectives resolution in the assembly. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है? तो आज जो हमारा प्रियम्बल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल्स जो है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आए हुए, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो फ्रेमिंग थे वो बाद में चल के हमारा प्रियम्बल बना, सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? जवाहरलाल नेहरू, व्हेन? इन द ईयर 1946। तो इसके क्या फीचर्स थे, क्या ऐसे पॉइंट्स है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है? पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं असेंबली में क्या बोला कि इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब उसपे कोई बाहर का रूल नहीं होगा, सोवेरेन, सोवेरेन मतलब इंडिपेंडेंट, टेक इट्स ओन डिसीजन, रिपब्लिक। अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी हेड्स होते थे गवर्नमेंट वुड अपॉइंट, यहाँ पे पीपल विल इलेक्ट विद अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कि इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवेरेन रिपब्लिक कहाँ पे गया, बोला गया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में। दूसरा, अभी तक क्या हो रहा था कि हम अलग अलग राज्य थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू मेनी प्रोविंसेस। Jawaharlal Nehru said through objective resolutions that this will be India will be the union of territories. हम इन सारे टेरिटरीज को यूनाइटेड करेंगे। कैसे? कौन कौन से टेरिटरीज रहेंगे उसमें? ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स एंड सच अदर पार्ट्स, और दो स्टेट्स जिनको इस यूनियन को ज्वाइन करना है। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि हम इंडिपेंडेंट सोवेरेन रिपब्लिक रहेंगे। दूसरा, हम यूनियन ऑफ टेरिटरीज रहेंगे। हमारा आर्टिकल 1 भी क्या बोलता है? इंडिया इज व्हाट? यूनियन ऑफ टेरिटरीज, हाँ या ना, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पे देख लो, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आ रहा है। तीसरा, टेरिटरीज विल रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट्स together with residuary powers and exercise all powers.
एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी सारी टेरिटरीज है उनकी खुद की ऑटोनॉमस राइट्स होंगे, ऑटोनॉमस स्टेटस रहेंगे, बट उनके पास वो पावर्स नहीं रहेंगे जो एक यूनियन गवर्नमेंट के पास है, पर उनके पास सारे बाकी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होंगे। बेसिकली अगर आप देख रहे हो हर स्टेट के पास अपना एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, बट दे स्टिल ऑल फॉलो द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हम अभी भी फॉलो करते हैं कहाँ से आया, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से। ठीक है, और भी पॉइंट्स है पर पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डे जो 9 दिसंबर 1946 का सेशन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, किसने उसको चेयर किया? अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट उस दिन जो टेम्पररी प्रेसिडेंट है ही वाज द चेयरपर्सन ऑन द फर्स्ट डे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के और पॉइंट्स है। पहला, all power and authority of the sovereign India, its constituent parts and organs of government are wherein derived from the people। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ने ये बोला कि जितनी भी इंडिया की सारी पावर और अथॉरिटी वो लोगों से आएगी, क्योंकि अभी तक पावर और अथॉरिटी कहां से आ रही थी, क्राउन से, ब्रिटेन से आ रही थी। अब ये बोल रहे कि नहीं, यहाँ के लोगों से आएगी। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लस इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, और लॉ के सामने भी फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ expression, belief, faith, worship, vocation, association, action, subjected to law and public morality, shall be guaranteed and secured to all people in India। तो अब देख रहे हो आज जो हमारे पास न्याय है, जो हमारे आज फंडामेंटल राइट्स है, वो कहां से आते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को बचा, एडिक्वेट सेफगार्ड्स की बात भी कौन करता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करेंगे। इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑफ लैंड, ध्यान से सुनना, हमारा सिर्फ हमारे लैंड पे ही राइट नहीं होगा, बट समुंदर, हवा ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस शैल बी मेंटेन। तो अब देख रही हो ये रेजोल्यूशन की जो थॉट्स थे वही आगे चल के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस हमें अच्छे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से डिराइव हुए? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? व्हेन डिड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कम? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन December 13, 1946। ठीक है, Was it introduced on the first meeting? नहीं, फर्स्ट मीटिंग कब था? December 9 को, उसके बाद वाली मीटिंग पे। ठीक है, तो ये याद रखना। आज अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन को अनएनमसली अडॉप्ट किया गया असेंबली ने कब? January 22, 1947 को, एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको अभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपको बेसिकली अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना है तो सीडीएस के एग्जाम्स में, क्योंकि 12th के बाद के बेसिक एग्जाम्स होते हैं, वहां पे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट जो प्रीएम्बल है वो कहाँ से लाया है, ऑप्शंस। तो उसमें अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑप्शन है तो यस, हमारे जो प्रीएम्बल के फीचर्स है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आए। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए उसके भी बेसिस आप देखोगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आते। आगे देखते हैं। फिर 1946 में सब स्मूथली चल रहा था। उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। Assembly became sovereign body and empowered it to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अभी तक 1946 तक वो ब्रिटिश इंडिया में थी, वो फंक्शन कर रही थी। नाउ इट बिकेम अ सोवरेन बॉडी। उनको राइट्स मिल गए कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई भी डिसीजन इंडिया से रिलेटेड बनाया, दे हैड द राइट टू ऑल्टर दैट लॉ, एनी लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और असेंबली को दो सेपरेट फंक्शंस मिले। पहला, मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, किसने चेयर किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Enacting of ordinary laws for the country and became the first parliament of free India। ये में जैसे मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे चल के पार्लियामेंट हमारे देश का बना। द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसने चेयर किया था? जीवी मालवनकर। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको याद रखने हैं। तो उन्होंने दो सेपरेट फंक्शंस किए, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, दूसरा ऑर्डिनरी लॉज को इनैक्ट किया कंट्री में। These two tasks were to be performed on separate days and it continued till November 26, 1949 when the task of making a constitution was over। तो जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था तब तक ये दोनों चीजें वो कंटिन्यू कर रहे थे।
The Muslim League members hailing from the areas included in Pakistan withdrew from the Constituent Assembly, reducing the total strength to 299. जब Constituent Assembly स्टार्ट हुआ था तो 389 का कोर्स था. अभी पार्टीशन के बाद all the Muslim League members who were part of the Constituent Assembly obviously पाकिस्तान चले गए, तो उन्होंने इस Constituent Assembly से अपनी मेंबरशिप विड्रू कर ली और एज अ रिजल्ट तब स्ट्रेंथ कितना हो गया 299. ठीक है. Representatives of the princely states and members of Muslim League from the Indian dominant gradually joined the Constituent Assembly. तो स्टार्टिंग में इट वाज कांग्रेस डोमिनेटेड, इवेंचुअली इसमें सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव्स ज्वाइन होने लग गए. ठीक है. तो अभी तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कैसे डिमांड में लाया गया, कैसे बनाया गया कॉम्पोजिशन, वो किस चीज पे फंक्शन वर्किंग कर रही थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और 1947 के एक्ट की वजह से क्या चेंजेस आ गए. Consider the following statements about the functions of Constituent Assembly. Making a constitution for free India. क्या वो constitution free India को बनाने का काम कर रहे थे? हाँ. Enacting of ordinary laws for the country. Yes. Which of the following statement is true? One only, two only, none or both? Both. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ. एक ही दिन पे ये दोनों काम करते थे और this works were performed separately. ठीक है, इसका भी आंसर आप लिख देना. और क्या क्या काम करते थे? ये दो मेन काम तो हमने देखे, और क्या काम देखते थे? इट रैटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949. दूसरा, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग. देखो ये वाले क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं इन बेसिक एग्जाम्स कि व्हेन वाज अ नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? 22 जुलाई 1947. ठीक है. Obviously इतना याद रखो कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले we had the national flag with us. It adopted the national anthem on 24th Jan 1950. मतलब 2 दिन पहले, before the constitution came into commencement, उसके 2 दिन पहले हमारे पास national anthem adopted था. National song भी उसी दिन adopt किया गया 24th January 1950. कमेंट सेक्शन में आप बताना नेशनल एंथम किसने लिखा है, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है. इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन Jan 24, 1950. तो Jan 24, 1950 को 3 काम किए गए, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड प्रेसिडेंट. इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 11 महीने 18 दिन में 11 सेशंस में इन्होंने काम किया. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने ड्यूरेशन में फंक्शन कर रही थी? 2 years 11 months and 18 days. The total expenditure incurred in making the constitution was 64 lakhs. 64 lakh rupees में constitution बनाया गया. और फाइनल सेशन कब हुआ? ऑब्वियसली 24 जनवरी 1950 को. देखो बहुत काम किया गया. दैट वाज द फाइनल सेशन. पहला सेशन स्टार्ट कब हुआ था? December 9, 1946. खत्म कब किया फाइनल सेशन? जनवरी 24, 1950. उसके बाद पढ़ो जो मैंने अंडरलाइन किया. इट कंटिन्यूड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट फ्रॉम Jan 26, 1950 till formation of new parliament after the first general elections in 1950 and 52. ठीक है. तो उन्होंने 1.5 साल तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द वन व्हिच टर्न्ड इनटू द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड इट वाज चेयर्ड बाय हु? जीवी मालवणकर. मेजर कमिटीज, ये आपको याद रखना है. हर मेजर कमिटी के कौन कौन से चेयरमैन थे. पहले हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी. पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 असेंबलीज है, मेजर कमिटीज है. ठीक है. 8 मेजर कमिटीज में 1 2 3 के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू है. ठीक है. 2 के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है. 2 के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और 1 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो इसके लिए हमेशा सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो 7 में से एक आपको याद हो गया. फिर देखते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ विच ऑल कम्युनिटीज? यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स कमिटी. तो जहां पे भी आपको यूनियन वर्ड मिल गया, दोनों का चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू जी एंड स्टेट्स कमिटी. So union and states, whenever you find that rule, the chairman is Jawaharlal Nehru. फिर let's move on to Sardar Vallabhbhai Patel. Provincial Constitution Committee, an advisory committee on fundamental rights, minorities, tribals and excluded area. इन दोनों के चेयरपर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे.
Dr. Rajendra Prasad was the first president of our country. He had two committees as the under chairmanship. एक rules of procedure committee, कौन कौन से rules, और दूसरा steering committee. ठीक है, 10 सेकेंड वीडियो को पॉज करके मेजर कमिटीज के सारे चेयरपर्सन याद कर लेना। फिर आगे हम देखते हैं माइनर कमिटीज। उसके पहले क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी। मैंने बोला जब भी आपको यूनियन या स्टेट्स कोई भी वर्ड आया, इट हैज टू बी जवाहरलाल नेहरू, सो इट इज ऑप्शन डी। आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी अगर आप वो पहले वाली स्लाइड याद करते हो। फिर माइनर कमिटीज, देखो मैंने आपको बोला ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बहुत लंबा वीडियो विद लॉट ऑफ अदर थियरी दूंगी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, बिकॉज आवर मोटो इज व्हाट, स्टडी एंड क्रैक। तो माइनर कमिटीज आप देखना कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 6 7 6 and 6 12 प्लस 1 13 माइनर कमिटीज और 7 मेजर कमिटीज, इन टोटल 20 कमिटीज आपको याद रखनी है। यहां पे भी माइनर कमिटीज में भी अगर आप देखोगे, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, फिर एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इनको किसने हेड किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। एडहॉक का मतलब क्या होता है, वेरेवर इट इज नेसेसरी। ठीक है, जहां पे भी जरूरत हो। एडहॉक का मतलब होता है बेसिकली वेरेवर इट इज नेसेसरी। तो वेरेवर इट इज नेसेसरी कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, उसके चेयरपर्सन एस वरदाचारी थे। कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मालवणकर। तो आप बोलोगे मैम ये ना बहुत ज्यादा चीजें हो गई याद करने के लिए, कोई बात नहीं। आज आप माइनर कमिटी सिर्फ 1-2 बार पढ़ लो, और मेजर कमिटीज के सारे चेयरपर्सन याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फीचर्स याद होने चाहिए। ठीक है, और डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमने 6 फीचर्स देखे वो याद होने चाहिए। ये अब इवेंचुअली पढ़ के आपको याद रह जाएगा, बिकॉज दिस इज सिंपल। देखो आप स्पेशल वाले याद रखोगे, हाउस कमिटी वॉज पी पट्टाभी सीतारामैया। लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस के ऊपर एस के धर, जो आपको पहले सिंपल याद हो रहे हैं उनको आप पहले याद कर लो, बट याद करना ही है। फिर हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन ऑब्वियसली क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद रखना 7 members were there for the drafting committee। ठीक है, बी एल मित्तर इनकी हेल्थ, बी एल मित्तर की हेल्थ खराब हो गई, इसके लिए उनको रिप्लेस एन माधवा राव ने किया। ठीक है, डीपी खेतान जी की 1948 में डेथ हो गई, इसके लिए उनको रिप्लेस किसने किया, टीटी कृष्ण रामाचारी। ठीक है, तो आपको इन 7 मेंबर्स की नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। So I want you all to remember N. Madhava Rao, Alladi Krishnaswamy Iyer, Dr. K.M. Munshi, B.R. Ambedkar, obviously Dr. B.R. Ambedkar, remember, N. Gopalaswamy Iyengar, Syed Muhammad Sadullah, T.T. Krishna Ramachari, who replaced D.P. Khaitan। ठीक है, अगर आप देखोगे out of 7 members, only one person is Muslim, ठीक है, who belongs from Muslim community, and not many। एंड यहाँ पे इन 7 मेंबर्स में बेसिकली अगर आप देख रहे हो, देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स। ठीक है, तो इसके लिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत बाद में क्रिटिसाइज किया गया। क्या क्रिटिसिज्म्स थे वो हम एंड में देखेंगे, बट आई जस्ट वांटेड यू टू नोट इट हियर इटसेल्फ। तो वीडियो को पॉज करके 10 सेकेंड 1 मिनट ले लो, बट ये नाम याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was published in the year February 1948। देखो जितनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जहां से क्वेश्चंस पूछी जाएंगी सारी अपलोड की गई है, इसके लिए इसी वीडियो को बहुत बार याद कर लो। 8 months, अभी देखो February 1948 में उन्होंने रफ कॉपी, ड्राफ्ट मतलब एक रफ कॉपी बना के दे दी। 8 महीने दिए गए थे पीपल ऑफ इंडिया को कि हाँ डिस्कस करो और बताओ कुछ चेंजेस चाहिए। अगर आप देखोगे तब, अगर देश की आप पॉपुलेशन देखोगे 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इलिटरेट। ठीक है, फार्मिंग, गरीबी सब में ये थे। सो ऑब्वियसली ओनली फ्यू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, उनको 8 महीने दिए गए थे। आफ्टर पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म्स एंड सजेशंस, अ सेकंड ड्राफ्ट वाज मेड इन अक्टूबर 1948। सो एग्जैक्टली 6 महीने के अंदर, फेब्रुवरी से लेके अक्टूबर तक 8 महीने के अंदर। या The drafting committee took less than 6 months to prepare its draft। ठीक है, अक्टूबर 1948 में मिला, तो उससे 6 महीने के बाद उन्होंने कम काम किया। एंड इट ऑल सैट
ओनली फॉर 141 डेज, ये आपको बस याद रखना है। तो फरवरी में पहला ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने काम करके इन टोटल 141 डेज काम करके उन्होंने प्रपोज किया। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी याद करते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हमने नाम पढ़ा था, एन गोपाल स्वामी अयंगर हमने नाम पढ़ा था, डॉक्टर के एम मुंशी भी पढ़ा था, पी पट्टाभी सीतारामैया, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ये कहां पे थे? ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ हाउस कमिटी, ही वॉज नॉट इन द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो देखो एग्जाम में क्या कहते हैं, इसी में से कोई भी एक नाम पूछ के, या ही वॉज ऑन द कमिटी ऑफ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, तो ये नाम आपने पढ़े होंगे। अगर आपने बहुत बार रिवाइज नहीं किया होगा तो क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे नामों के बीच में। इसके लिए मैं चाहती हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को अलग से याद कर लो। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट कैसे किया गया, ठीक है। अभी जैसे अक्टूबर में सेकेंड ड्राफ्ट बनाया गया, देन नवंबर 4 1948 में फाइनल ड्राफ्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया। ही इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट व्हेन ऑन नवंबर 4 1948, फर्स्ट रीडिंग। नवंबर 15 उसके 11 दिन बाद सेकेंड रीडिंग हुई क्लॉज बाय क्लॉज, और 7653 अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस वर प्रपोज्ड, जिसमें से 2473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड। सो यू सी वी हैव द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ये पता चल जाता है कि आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम सबसे सुप्रीम मानते हैं वो एवे ही नहीं मानते। थर्ड मीटिंग वॉज डन ऑन नवंबर 14, एक साल बाद, ठीक है। द ड्राफ्ट ऑफ द वन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ठीक है। नवंबर 14 को थर्ड रीडिंग करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी उन्होंने एक मोशन स्टार्ट कर दिया कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सेटल्ड एंड इट विल बी पास्ड बाय द असेंबली। उसके अब देख रहे हो इमीडिएटली 12 दिन बाद मोशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन एंड रिसीव सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर। तो अभी 299 मेंबर्स थे। सिर्फ 299 मेंबर्स क्यों थे? क्योंकि 389 तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, 299 इसके लिए थे क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए। तो 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स ने वहां पे साइन किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया और कॉन्स्टिट्यूशन को पास ऑन डिक्लेयर किया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देख रहे हो वाज एडॉप्टेड, एडॉप्टेड, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था, कमेंस नहीं हुआ था। ए फॉर एडॉप्टेड was adopted on November 26, 1949। तब उसमें क्या क्या था ये पूछा जाता है। It contained a preamble, preamble कहां से आता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन सी ईयर में आता? चैट बॉक्स में लिखना। It contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted, ठीक है। तो preamble को बाद में लिया गया। अभी एडॉप्शन का मतलब होता है कि हाँ इसको एडॉप्ट किया गया, लेकिन स्टार्ट कब किया? 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाते हो कि वो कौन सा वाला डेट एडॉप्शन का था, कौन सा कमेंसमेंट का था। तो ऐसे याद रखना, पहला कौन सा डेट था? 26 नवंबर। तो ए कम्स फर्स्ट, एडॉप्शन 26 नवंबर, सी बाद में आता है। तो जैन 26 डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब जब स्टार्ट होता है। तो नवंबर 26, 1949 को प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या उसमें डिस्कस किया गया था? सिटीजनशिप, हमारे आर्टिकल 1 से लेके 11 और प्लस पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसके लिए दीपिका पादुकोण हैड गॉन टू सपोर्ट एंड नाउ शी इज, यू कैन सी दैट ऑल इन न्यूज। ओके, कमिंग बैक टू एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनैक्ट किया गया, एनफोर्स कैसे किया देखना। जब नवंबर 26 को उसको अडॉप्ट किया गया था, वो सिटीजनशिप, इलेक्शंस, पार्लियामेंट के टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस, बहुत सारे आर्टिकल्स के ऊपर बात कर रहा था। बचे आर्टिकल्स जैन 26 को जब उसको स्टार्ट किया गया तब सारे मेजर पार्ट केम इनटू द फोर्स। 26 जनवरी इज 1950 इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट। क्यों 26 जनवरी के लिए क्यों वेट किया गया अगर नवंबर में ये बात की गई थी? क्योंकि इसी दिन पे 1930 में, ठीक है, इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड। देखो 1929 को लाहौर सेशन ने बोला था कि हाँ हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज को अटेनमेंट करेंगे, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे वाज। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का और एक पॉइंट आपका यहाँ पे कवर अप हो गया।
तो एक बार अभी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की जरूरत नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एडअप किए थे। तो इसके लिए विथ ऑल एनैक्टमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स जो इनकी जरूरत थी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, एंड दिस रिमेनिंग एक्ट्स वर रिपील्ड। रिपील्ड मतलब नाउ दे वर नो लॉन्गर इन यूज, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है। द एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 कंटिन्यूड। प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन क्या था? बेसिकली जब भी कोई भी ज्यूरिसडिक्शनरी रूल होता है, मतलब कुछ भी डिसीजन लेना होता था, हमें क्या होता था, पहले हम क्वींस रूल, ठीक है, ब्रिटेन से डिसीजन आते थे, बट लेटर इट वाज एबॉलिश्ड, और वो एबॉलिशमेंट को कंटिन्यू किया गया कि हम नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से डिसीजन ले, वी शुड कंटिन्यू आवर सोवरेन मिट। ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? कि पहला एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। क्यों रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था? क्योंकि अगर आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनाया गया था, 389 मेंबर्स, प्रिंसली स्टेट्स के भी और क्या बोल रहे प्रोविंसेस के भी, बट बेसिकली दे वर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे, बट क्या वो डायरेक्टली हर किसी सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे? नहीं। दूसरा, इट वाज नॉट अ सोवरेन बॉडी जब बनाया गया था, ठीक है, बाद में वो सोवरेन हुआ, कब? इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बाद, पर पहले था क्या? नहीं। तीसरा, उसने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। फोर्थ पॉइंट, जिससे मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा दुखी थी, इट वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिफ्थ, जैसे मैंने आपको बताया, ड्राफ्टिंग कमेटी का भी अगर आप एग्जांपल लोगे, इट हैड अ लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। सिक्स, जैसे मैं आपको ड्राफ्टिंग कमेटी में बताया, आउट ऑफ 7, 6 पीपल वर हिंदूज, सो इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। सो दिस वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। एलिफेंट वाज एडॉप्टेड एज सिंबल, सील बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एस.एन. मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी.एन. राव वाज अपॉइंटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर कौन थे? सर बी.एन. राव। प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो ये ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम कभी कभार पढ़ते नहीं है, पर अगर इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो सो इसके लिए इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर अप करना है। एच.वी.आर. आयंगर वाज द सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड नंदलाल बोस एंड बियोहर राम मनोहर सिन्हा ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको किसने बनाया, कैसे ड्राफ्ट किया गया, क्या लिखा गया, हु वाज द लीगल एडवाइजर, ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। आई नो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था बहुत सारे नाम है याद रखने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर हफ्ते एवरी सैटरडे, you no matter what subject you're reading, just come and listen to this video for 20 minutes. It will help you by the time you appear for exams. ठीक है। तो अपकमिंग क्लास यूनियन एंड टेरिटरी एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर रहेगा। आर्टिकल 1 to 11 सारे एक वीडियो में कवर अप नहीं हो जाएंगे, बट दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑन विच विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। ठीक है। होप यू लाइक टूडेज क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक। थैंक यू सो मच।